चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो बेटा नेक्स्ट आपका क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट कौन सा टाइप का है? इट्स अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इन सच रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। बस ये याद कर लो इतना सा। अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट विद अ डिफरेंट मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी ध्यान से देखना। एक्टिविटी 1.7 ऑफ योर बुक आपको ऐसे करके बना के देखेगा। जो बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा, जिसने ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, उसको पता होगा कि भाई ये वाले में जो SO4 वाले होते हैं उसमें से रिप्लेस करना होता है, वो CuSO4 कर देगा और PB को अलग कर देगा। ऐसा ही करेंगे बच्चे जिन्होंने नहीं समझा होगा ठीक से। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? खुश हो कि दुखी हो? देखो बेटा, तुम्हारे दुख तो लगे ही रहेंगे हमेशा। तुमने तो डेट शीट से भी अपसेट होना है, तुमने एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ तो भी अपसेट होना है, तुम 10th क्लास में आए तो भी तुम अपसेट ही हो गए। ठीक है, पढ़ना तो है ही नहीं तुमको। देखो क्या करना है आपको, अब डेट शीट को अभी के लिए फिलहाल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो वैसे भी टेंटेटिव डेट शीट है, अभी फाइनल वाली आनी बाकी है। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। जो भी टॉपिक्स हैं अच्छे से प्रिपेयर करो, हर एक सब्जेक्ट को गो थ्रू करो। एनसीईआरटी के अलावा प्लीज बेटा अभी टाइम नहीं है रेफरेंस बुक की तरफ को भागने के लिए। अभी टाइम नहीं है कि भाई 24 घंटे में कैसे तैयारी करें एग्जाम्स की। ये सारे वीडियोस देखो, मैं इन पर बिलीव भी नहीं करती और मैं इस तरह के वीडियोस कभी बनाऊंगी भी नहीं, ना मैंने बनाए हैं कि 24 घंटे में मैं आपको बता दूंगा कि आप 24 घंटे में एक ही रात पढ़ के कैसे एग्जाम निकाल सकते हो। तो बेटा जो साल भर पढ़ रहे हैं वो बेवकूफ़ थोड़ी है। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस वगैरह को मैं सपोर्ट नहीं करती। आपको अगर अच्छा लगता है, आपके लिए काम आते तो आप जरूर देखो, लेकिन फिलहाल के लिए पढ़ाई ही करो। ठीक है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। मैं आपको छोटी सी टिप देती हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है बेटा, देखो क्या करना है आपने। सी, आपको हर रोज एक चैप्टर उठाना है। ठीक है, एक चैप्टर उठाना है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, आप चाहो तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स उठा सकते हो। तो हर रोज आपने क्या करना है, एक चैप्टर उठाना है। इसमें से देखो, एक होता है इजी, एक होता है मीडियम और एक होता है टफ। भाई हर चैप्टर की ये कहानी है, इसमें आपको इजी मीडियम टफ टॉपिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इजी वाले सबसे पहले पकड़ लो, सबसे पहले इजी वाले पकड़ो, इनको निपटाओ, खत्म करो 1-2 घंटे में। 1-2 घंटे से ज्यादा लगेगा भी नहीं। ठीक है, और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्टिंग से फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं, उन्हें 15 मिनट नहीं लगेंगे ये इजी टॉपिक्स खत्म करने में। डन हो गया। मीडियम वाले और टफ वाले टॉपिक्स उठाओ और क्या करोगे अब इसको, आप इसको एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे दोगे, इससे रिलेटेड PYQ लगाओगे। अब देखो, पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पढ़ लिया, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। एग्जाम में, एग्जाम कॉपी में कैसे लिखना है, उस आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, वो भी आना चाहिए। चलो उसे भी बताती हूँ। तो आपने क्या करना है बेटा, जब आपके एग्जाम कॉपी है, एग्जाम्स होंगे, ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपके एग्जाम नोटबुक में लिखना है। सबको पता है क्या बात कर रही हो मैम, हम भी लिखेंगे, आपने भी लिखा ही होगा। तो लिखना कैसे है, ठीक है, आप क्या करोगे, अभी से PYQs उठाओगे, उन क्वेश्चंस की डिमांड को देखोगे कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें पूछी है। कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मत दो, जो पूछा है वो ही बताओ। उस आंसर की प्रैक्टिस अभी से शुरू करो। मैंने बोला ना, ये PYQs जब आप लगाओगे तो इस PYQ को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और बड़ी ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना है, जैसे कि आपको एग्जाम हॉल में करना है। एग्जामिनर को क्या चीज चाहिए होती है बेटा, उसे प्रिसाइज आंसर चाहिए होते हैं। कुछ बच्चे बहुत आंसर घुमा देते हैं, आंसर को घुमाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, बहुत प्रिसाइजली लिखना है। ठीक है, बहुत प्रिसाइजली आपको सारे आंसर्स लिखने हैं और उसके बाद क्या करना है, आपको उसकी 1 घंटा हर रोज प्रैक्टिस करनी है। सेम क्वेश्चन की नहीं बेटा, हर रोज PYQs उठा के 1 घंटा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो। देखना एग्जाम हॉल में तुम कहोगे, ओह हम ही है भाई जो है, सब कुछ आता है, बड़े आराम से करना। अच्छा, अब एग्जाम हॉल की ट्रिक बताऊं तुमको क्या करना है। एग्जाम हॉल में 15 मिनट तक बेटा पेपर पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आराम से पेपर को गो थ्रू करो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगता है ना, उसको सोच के दिमाग में नहीं बिठाना, पैनिक नहीं होना। आपने सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन पकड़ने हैं और इजी वाले क्वेश्चन फटाफट वाइंड अप कर दो, क्योंकि वो इजी होंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, आप एकदम उसको लिख लोगे। ठीक है, फिर आ जाओ टफ वाले क्वेश्चन पे। टफ वाले क्वेश्चन को जैसे ही आप उठाओगे और उसके बाद उसको लिखना शुरू करो, सोच समझ के लिखना अच्छे से।
ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो। मैम ने अभी बोला कि हर रोज 1 घंटा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगने वाला है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक आंसर में इतना सा पूछा था, पूरी रामायण लिख रहे हैं हम तो सारा लिख देंगे तभी 5 नंबर मिलेंगे। मत लिखना, जितना पूछा है उतना ही लिखना, पॉइंट वाइज बना बना के लिखना। पैराग्राफ के फॉर्म को अवॉइड करा करो बेटा। जितना आप पॉइंट वाइज में आंसर लिखोगे उतना ही आपका आंसर ब्यूटीफुल दिखता है, एग्जामिनर के समझ में भी आता है। ठीक है, और आपकी कॉपी चेकिंग में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये सब चीजें एग्जाम्स की छोटी छोटी टिप्स थी। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अपने आप में बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ज्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है बेटा। 8 to 9 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ईजी चैप्टर भी है। ठीक है, कोई भी चैप्टर टफ नहीं है अगर अच्छे से पढ़ा हो। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सी टॉपिक्स देखते हैं हमें कौन कौन से कवर करने हैं। पहले आपके जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो मैं आपको चैप्टर को, मैंने बोला ना अभी इजी टफ और मीडियम में बताती हूँ कैसे करना है आपको, कैसे करना है। सी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। इनकी डेफिनेशन लर्न कर लेना, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा पूछेगा नहीं इतना ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा बैलेंसिंग इक्वेशन। एमसीक्यू के फॉर्म में दे सकता है आपको, कोई भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन दे सकते हैं। उसमें बोलेंगे कि भाई इसको बैलेंस करो। ठीक है, गलत भी दे सकते हैं, सही भी, आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए। ये है मेन, ये है पूरा आपका मेन चैप्टर, यही है बस। देखो कट शॉर्ट कर दिया, ये रहा। उसके बाद देखो रेंसिडिटी हो, कोरिजन हो गया। ये बहुत इजी टॉपिक है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं गारंटी दे रही हूँ आप सुन के भी कर लोगे। अगर आपने क्लास में बहुत अटेंटिवली सुन लिया तब भी आप वो क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ये है जो है, यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। ये है आपका टफ वाला पार्ट। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें भी, इन 4 रिएक्शन में भी उनको सिर्फ और सिर्फ हो सकता है डिकम्पोजिशन वाली ही टफ लगती हो सकता है किसी को डबल डिस्प्लेसमेंट वाली टफ लगती हो सकता है किसी को ये दोनों बहुत इजी लगती हो। तो और का शॉर्ट कर दिया ना, देखो मीडियम में और टफ में कर दिया मैंने इसको। तो ऐसे करके आपको चैप्टर को अब थोड़ा टेंशन कम हो रहा होगा कि यार इतना बड़ा चैप्टर था, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी थी, कट शॉर्ट हो गया। देख लो अब कितना इजी हो गया। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद आप ये सारी चीजें इस तरीके से करने वाले हो। और नेक्स्ट देखो, अब चैप्टर हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले देखो आपका क्या है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 7th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, आप सबको पता है, बट फटफट से एक क्विक रिवीजन मार लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर देखो, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं बेटा जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो पहला पॉइंट ही क्या लिखेंगे बेटा, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। उसके बाद में आप देखोगे क्या, इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही। नो चेंज इन प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, एज इट इज है। इसकी स्टेट भी चेंज नहीं हो रही, इसकी कोई स्टेट भी चेंज नहीं हो रही। अब यहां पे देखो आप, केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं बेटा जहां पे एक नया सब्सटेंस बनता है। यहां पे न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यहां पे न्यू सब्सटेंस बनता है। इनकी प्रॉपर्टीज जो पहले वाला सब्सटेंस होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन बिल्कुल क्या हो जाते हैं, ये डिफरेंट हो जाते हैं। समझ में आया? अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, ये आपका मिरर है। सिंपल सा एक मिरर था, उसको आपने क्या करा, गिरा दिया, वो टूट गया। क्या मिरर चेंज हो गया? उसके टुकड़े भी तो सेम ही थे। ठीक है, क्या उसके टुकड़े अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? वो मिरर से क्या पता अब वो पेपर बन गया क्या? ऐसा हुआ नहीं, रहा तो वो मिरर ही, चाहे कितने भी टुकड़े क्यों ना हो गए हो। मेल्टिंग ऑफ एन आइसक्रीम, आइसक्रीम मेल्ट हो गई है, क्या करो, दोबारा से फ्रीज में रख दो, फ्रीज हो जाएगी। क्या दोबारा से पुरानी स्टेट में आ गया? कोई चेंज नहीं हुआ स्टेट में। उसके बाद देखो बॉइलिंग वाटर, उसके बाद क्या है बेटा, बॉइलिंग वाटर है, पानी बॉईल हो रहा है, बॉईल होने के बाद वेपर्स निकल रहे हैं। वेपर्स अगर आपके निकलेंगे तो कंडेंस कर दो, दोबारा से पानी बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रहा, हमें ओरिजिनल सब्सटेंस दोबारा मिल जा रहा है, हमें ओरिजिनल सब्सटेंस दोबारा से मिल जा रहा है। ठीक है,
ओरिजिनल सब्सटेंस हमें दोबारा से मिल जा रहा है। यहाँ पे हमें ओरिजिनल सब्सटेंस दोबारा नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहले क्या है बेटा, डाइजेशन ऑफ अ फूड। क्या है बेटा आपका डाइजेशन ऑफ अ फूड। और फूड आपने सपोज दैट मम्मी ने बहुत टेस्टी पास्ता बनाया, आपको सबको पसंद है पास्ता, बहुत टेस्टी पास्ता बनाया, आपने वो पास्ता खाया, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। फिर क्या हुआ, वो जैसे ही आपके स्टमक में गया उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस हुई एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फीकल मैटर। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, फीकल मैटर में। नाउ the food, the pasta and the fecal matter both are totally different things, both are totally different things। तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई है, स्टेट भी चेंज हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। सो केमिकल चेन में जो चीज पहले जैसी थी वो बाद में नहीं मिलेगी, ना ही उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो ये कैसा चेंज है बेटा, एक इरिवर्सिबल चेंज है, एक इरिवर्सिबल चेंज है। ओके उसके बाद देखो बेटा फोटोसिंथेसिस हो रही है। ये देखो ये रही CO2, ये रहा वाटर, यहाँ सॉइल में होंगे मिनरल्स। क्या करा, लीव्स के पास है बढ़िया सा ग्रीन ग्रीन क्लोरोफिल। क्या है बेटा आपका क्लोरोफिल। तो ये सारी चीजों का और सनलाइट का यूज करके, ये रॉ मटेरियल यूज करके प्लांट ने क्या बनाया बेटा, एक यूजफुल चीज बनाई, जैसे ग्लूकोज। क्या बनाया बेटा, ग्लूकोज बनाया। क्या ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड सेम है, क्या ग्लूकोज और सनलाइट सेम है, क्या यहाँ पे एक बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट बनकर आ गया है, यस मैम बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट। क्या आप रिवर्स कर सकते हैं उसको, नो मैम हम रिवर्स तो नहीं कर सकते। सो इट इज अ केमिकल चेंज। उसके बाद देखो बेटा रॉटन एप्पल लिखा हुआ, रॉटन एप्पल। अब ये जो सड़ा हुआ एप्पल है, क्या इसको आप फ्रेश एप्पल में कन्वर्ट कर सकते हो, नो मैम वी कैन। क्या आप इसे खाओगे, नो मैम बिल्कुल नहीं खाएंगे। क्या इसकी स्मेल भी चेंज हो गई होगी, यस मैम इसकी स्मेल भी चेंज हो गई होगी। सो दिस इज ऑल इज अ केमिकल चेंज। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा समराइज करके बता दिया। यहाँ पे देखो आपको एक कैंडल दिख रही होगी, आप सब लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो कैंडल है इसमें फिजिकल चेंज होता है या फिर केमिकल चेंज होता है, ठीक है बच्चों। ओके नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक, यहां से चैप्टर स्टार्ट है, डेफिनेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केमिकल चेंज होता क्या है, व्हाट इज अ केमिकल चेंज। सो यहाँ पे अगर देखो, अ केमिकल चेंज इज अ प्रोसेस, a chemical change is a process in which new substance are made with different properties। very very important। मैंने अभी अभी आपको बताया कि केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, नया सब्सटेंस बनता है, इरिवर्सिबल होता है, पहले के जैसा नहीं बन सकता, ठीक है। सो इरिवर्सिबल चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है और इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होती है आपके रिएक्टेंट से, ठीक हो गया। उसके बाद देखोगे ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। इस लाइन का क्या मतलब है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। यहां पे देखना, मैं चलो ये वाली इक्वेशन पकड़ के तुम्हें सिखा देती हूँ। ये रहा आयरन, ठीक है, चलो कलर चेंज करते हैं। ये है आयरन Fe, यहाँ पे भी है Fe। क्या इस साइड और इस साइड दोनों साइड आयरन है, ओके मैम। यहाँ है कॉपर, इधर भी है कॉपर, ओके मैम। यहाँ पे क्या है, सल्फर है, इधर भी सल्फर है, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। क्या कोई भी नया सब्सटेंस आया आपका, हाँ रिएक्शन हुई है, इन्होंने अपने बॉन्ड्स जरूर चेंज करे हैं, ये रीअरेंज जरूर हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो Fe किसके साथ जाके मिल गया, SO4 के साथ, और यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, फ्री हो गया। मैम देखो रीअरेंजमेंट तो हुआ है, नए प्रोडक्ट्स भी बने हैं, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हुई है, बट क्या कोई न्यू बाहर से सब्सटेंस आके ऐड ऑन हो गया। क्या यहाँ पे मैंने जिंक दिखा दिया, यहाँ जिंक नहीं था, क्या यहाँ जिंक आ गया, क्या यहाँ मैग्नीशियम आ गया, नो मैम। तो यही है इस लाइन का मतलब, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखो इधर देखो, सी प्रॉपर्टीज, ये एनसीईआरटी की है, प्रॉपर्टीज क्या होती है केमिकल रिएक्शन की। बेटा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। तो यहाँ पे देखोगे आप, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, क्या बन रहा है बेटा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब कभी प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, कोई भी रिएक्शन के दौरान, जब कोई भी रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रही है, नीचे आपको कोई सॉलिड सब्सटेंस टाइप का मिल जाए, से गाढ़ा, जैसे दूध वगैरह नहीं फट जाता तो वो कंडेंस हो जाता है नीचे ऐसे, तो उस तरीके से अगर आपको कोई सब्सटेंस मिल जाए, दैट इज कॉल्ड योर
प्रेसिपिटेट, पीपीटी, ये भी केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है, फिजिकल चेंज में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है बेटा, बेरियम क्लोराइड, क्या है आपका बेरियम क्लोराइड, और ये क्या है बेटा आपका सोडियम सल्फेट। ओके, दोनों चीजें हैं, दोनों एक्वस फॉर्म में है, दोनों अभी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। जैसे ही आप बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट को डालोगे, रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी, रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी, उसके बाद आपको एक बेस पे क्या मिल जाएगा, सॉलिड सब्सटेंस मिल जाएगा, जिसे आप बोलोगे प्रेसिपिटेट, जो किसका होगा, बेरियम सल्फेट का होगा। किसका होगा बेटा, बेरियम सल्फेट का होगा। यहां पे आपको एक्वस फॉर्म में मिल जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया, क्या ये इरिवर्सिबल है? यस मैम, ये इरिवर्सिबल है। ओके, इट्स अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहां पे देखो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर की अगर मैं बात करूं, वो एप्पल वाला एग्जांपल भी बहुत सिंपल था, इजी था। उधर उसे देखो, एप्पल पहले एकदम रेड कलर का था, बहुत प्यारा, आप मार्केट से लेकर, इतने प्यारे एप्पल आपके पापा लेकर आए, ठीक है। उसके बाद आपको बोला बेटा एप्पल खाया करो, डेली एप्पल खाया करो, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यू आर लाइक ना यार, हमें तो पिज्जा ही खाना है, हम नहीं खा रहे एप्पल, एप्पल पापा, ठीक है। पापा ला के रखे इतने प्यार से एप्पल, रखे 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 कैसे हो गए बेटा, ब्राउन कलर के टर्न होने लग गए, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो बहुत वैसे हो गए, फिजी टाइप के हो गए, ठीक है। उसमें से स्मेल आने लग गई, क्या वो दोबारा से फ्रेश होंगे? क्या उसकी स्टेट में चेंज आया? यस। पहले एप्पल का शेप एकदम राउंड था, अब वो थोड़ा सा श्रिंक टाइप का हो गया, रखे रखे। उसके बाद क्या हो गया, उसमें ब्राउन, पहले वो रेड कलर का था, अब वो ब्राउन कलर का हो गया। कैसा हो गया बेटा, अब वो ब्राउन कलर का हो गया। तो क्या एप्पल खराब हो गया? उसकी स्मेल में भी चेंज आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देखो, एक रिएक्शन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ आयरन है, क्या है बेटा, आयरन, Fe आयरन। ये है आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ये क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ये आयरन नेल ले लो, ग्रैन्यूल ले लो, कुछ भी ले लो। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा, आपका ब्लू कलर होता है। कैसा होता है बेटा, कॉपर सल्फेट का कलर होता है आपका ब्लू कलर का। और यहाँ पे देखो, जैसे ही आप क्या करोगे, आयरन का जो नेल है उसको कॉपर सल्फेट में डालोगे, तो क्या होने वाला, आयरन की जो कोटिंग होगी वो हो जाएगी किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर आयरन की कोटिंग हो जाएगी, और वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। भैया पावरफुल है। आगे चल के मैं आपको बताने वाली हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, जो जितना पावरफुल होता है वो वीक वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो कभी भी मौका मत दो कि आपको कोई डिस्प्लेस करे। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन ने क्या करा, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। और आप कभी भी देखना, मेले वगैरह जाओगे, या आप लोग तो पता नहीं ऐसी शॉपिंग करते हुए नहीं होगा, हम छोटे थे तो हम तो जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था ना, वो बोलते थे देखो मैडम ये कड़ा ले लो, कड़ा ले लो, कॉपर का कड़ा है, बड़ा सुंदर है। तो हम कहते थे हैं भैया कॉपर का ही है। तो हम कहते थे वाह यार, कॉपर का कड़ा है, और कॉपर एक अच्छा मेटल है, वियर कर लेते हैं इसको। कुछ दिन बाद घर में लेके आते थे, वो काला काला सा होने लगता था। हम कहते थे मम्मी ये काला कैसा हो गया? तो मम्मी कहती थी अरे बेटा ये लोहे का था, इसके ऊपर ना कॉपर का पानी चढ़ा दिया उन्होंने, ऐसे करके सुना होगा तुमने। कभी कभी लोग फ्रॉड करते हैं, बोलते हैं कि भाई गोल्ड है, गोल्ड है, और क्या बोलते हैं उसके अंदर सिल्वर होता है ना। तो सिल्वर होता है, तो क्या हुआ, गोल्ड आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है ना सिल्वर से। तो सिल्वर क्या करते हैं, अपने ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर लेते हैं। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं गोल्ड खरीदने के लिए, या जिनको शौक है गोल्ड का बट पैसे नहीं है, तो वो लोग इस तरीके की ज्वेलरी बनवा लेते हैं। तो वही सेम चीज़ है। देखो ये ब्लू कलर का था, आयरन कैसा होता है, आयरन कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, और कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। डिस्प्लेस कर लेता है। अब आयरन का जो नेल है, यानी कि जो आयरन नेल है, अब वो कॉपर जैसे दिखने लगेगी, बट कुछ टाइम बाद जब उसकी पॉलिश हटेगी ना, तो वो फिर ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, फेड हो जाएगा। उसके बाद देखोगे चेंज इन टेम्परेचर, क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। देखो अगेन ना, मतलब अब ना पढ़ाना थोड़ा मुश्किल ये हो गया, क्योंकि आप लोग रिलेट ही नहीं कर पाओगे। आपके जमाना इतना एडवांस हो गया है। हमारे टाइम पे क्या होता था, घरों में वो होता था चूना, लो भैया चूना लेके आया, उसको दीवारों पे लगा दिया, ऐसे करके बहुत खुश होते थे, वाइट वॉश करा दिया हमने, ठीक है। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे प्लास्टिक पेंट्स एंड ऑल आ गए। तो यहाँ पे ये क्या है, चूना। अब देखो क्या हुआ, CaO क्विक लाइम, CaO क्विक लाइम, यहां जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, आप क्विक लाइम यानी कि चूने का जो पाउडर होता है उसको आप पानी में डालोगे, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। देखो बेटा, सबसे पहले ये रहा पानी, ये चूना आपने डाला, यहां पे ऐसे रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी, ये डिसॉल्व होता रहेगा, और यहाँ पे ये हीटन अप हो जाएगा, बीकर, बीकर क्या हो जाएगा, हीटन अप हो जाएगा।
यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज देखने को मिला। जैसे ही आप क्या करोगे, चूने को पानी में डालोगे, बहुत विग्रस, बहुत तेज से रिएक्शन होती है और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। आगे चल के बताऊंगी कि हीट रिलीज होती है तो कौन सी, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, और हीट एब्जॉर्ब होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। आपको पता भी होगा तो अभी कमेंट में बता दो, ठीक है। यहाँ पे देखो चेंज इन स्टेट, अब स्टेट में चेंज आ रहा है। चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो एक पेपर है, मैंने पेपर क्या सॉलिड फॉर्म में है, उसको मैंने बर्न किया, बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद उसको एशेस बन गई, वो पाउडरी फॉर्म में हो गई, तो स्टेट में चेंज आया ना। ये भी क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपका, एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस निकलती है, क्या निकलती है बेटा, गैस भी निकलती है जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं। सपोज दैट ये आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाल दिया तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में। सल्फ्यूरिक एसिड डाला, वो भी कैसा, डाइल्यूटेड फॉर्म में डाला। बेटा कंसंट्रेटेड फॉर्म में मत डालना, रिस्क हो जाएगा एकदम। फिर उसमें आपने क्या डाल दिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले किसमें, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। फिर क्या होने वाला है, एक ब्रिस्क एफिरेसेंस आएगा। उसके बाद क्या बताया आपको, ऐसे जैसे कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल देते तो वैसे करके आपको बहुत सारे बबल्स टाइप के नजर आएंगे और आपको पॉपिंग साउंड सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा, पॉपिंग साउंड। वो जो पॉपिंग साउंड है वो इंडिकेट करता है कि जब रिएक्शन हुई तो कौन सी गैस रिलीज हुई, बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। याद कर लो बेटा, जब कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो आपको पॉप 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 साउंड सुनाई देता है, ठीक है। देखो समझ में आ गया, सिंपल वे पे पढ़ेंगे बेटा। मेरे को ना यहाँ पे ज्यादा वो ओवर एक्टिंग करनी नहीं आती है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, पता नहीं वो कुछ डांस वांस भी करने लगते हैं, गाने गाने लगते हैं। आई डोंट लाइक दैट। तो सिंपली, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, बहुत सीरियस होकर हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और आपको समझना है तो अच्छे से। अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप दूसरे चैनल पर जाके डांस कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट। सी, अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबल, क्या है बेटा, इट्स अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द केमिकल रिएक्शन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन, इसको लिख देते हैं। चलो पहले इसको लिखते हैं। सपोज इसको मैंने ऐसे करके लिखा, वाटर ऑक्सीजन, सॉरी यहां पे मैंने लिखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, गिव्स यू वाटर। समझ में आया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, इसको मुझे सिंबल्स के फॉर्म में लिखना है, जो कि H2O2 एंड H2O है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखना, इसी को ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहां पे देखो जेरन, अब देखो यहां पे पहले एक चीज और नोटिस करी होगी अगर आपने, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंसिंग बताते हैं। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नो मैम ये तो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंसिंग करना सीखते हैं। चलो यहां पे देखो हाइड्रोजन कितने बेटा 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा 2, मुझे हाइड्रोजन तो बैलेंस लग रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हैं मैम 2 है यहाँ पे, ओहो ये तो 1 ही है। अभी अभी मैम ने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए हमें बोथ साइड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 ऑक्सीजन है तो क्या मैं इसके आगे 2 लिख दूं, बेटा यहाँ 2 मत लिखना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। 2 लिख दिया मैम ने इधर, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर, 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अब देखो क्या ऑक्सीजन बैलेंस होगा, यस मैम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। देखो ना हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ। अब ये नहीं कि स्टेप को आपने एक बार लिख लिया तो अब एक बार आपने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, अब उसके बाद आपने क्या करा ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, लास्ट स्टेप तक जब तक सब बैलेंस नहीं हो जाते आपको सबको बार बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अब हाइड्रोजन कितने को, 2 इंटू 2 4, क्या यहाँ पे 4 है, नो मैम यहाँ 4 नहीं है। तो क्या करें इसको 4 बनाने के लिए, 2 इंटू 2 4। तो देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक हो गया। सेकेंड वाली इक्वेशन को देखते हैं। 1 जिंक मैम 1 जिंक, 2 हाइड्रोजन मैम 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन। मैम ये तो बैलेंस है, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है, कोई लफड़ा नहीं भाई इसमें, बिल्कुल बैलेंस है। नेक्स्ट आगे देखते हैं
ये तो कुछ कुछ मेरे को फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लग रही है बच्चों। फोटोसिंथेसिस, यहां देखो फोटोसिंथेसिस, कार्बन कितने हैं 1, यहाँ कार्बन कितने हैं 6। बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 1 हो गए, क्या करें इसको बैलेंस करने के लिए ये 6 उठाते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं 6। चलो फिलहाल के लिए कार्बन बैलेंस्ड है मैम, 6 कार्बन इधर है 6 कार्बन उधर है, नो टेंशन नो टेंशन, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 2 इधर है 1 इधर है, और यहाँ पे कितने हैं 6 और 2। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हमने अगर ऑलरेडी यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 6 मल्टी ऑक्सीजन का लिख देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 12 ऑक्सीजन हो गए इधर, एक ये रहा 13 हो गए मैम। ठीक है, 12 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, क्या कर दे भाई बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे जो डिवाइड बाय 2 करके देखते हैं कितना लिख देंगे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 6 2 12, यहाँ पे ऑलरेडी कितने बेटा 12 है, यहाँ पे ऑलरेडी कितने 12, मैम हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो 6 2 12, अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 6, यहाँ प्लस 6 कर देते हैं, टोटल कितने हो गए 18 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, डन हो गया। यहां पे आ जाओ आप, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 18, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं बच्चों 6 7 8, कितने हो रहे बेटा 8 हो रहे हैं। तो अब क्या करें, अब देखो इसको अगर हम छेड़ेंगे तो ये बाकी नंबर चेंज हो जाएंगे, यहां पे देखते हैं, यहां चेंज करते हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहां पे अगर हम 6 लिखते हैं तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 प्लस 6 इक्वल टू 18। अब देखो बेटा सब चीजें बैलेंस है या नहीं है, सारी चीजें बैलेंस है या नहीं है, आई गेस सब चीजें बैलेंस है। तो इसी तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो और सेटिस्फाई करते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा देखो कोई भी हो, चाहे मॉम हो डैड हो, चाहे साइंस के लॉज हो, सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है, किस किस को हम सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अपनी तो खुद की लाइफ बची ही नहीं है, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पढ़ना तो बेटा पड़ेगा ना। तो ये इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हो, और केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप लॉन्ग आंसर्स भी लिखते हो, कुछ उसमें आपको रिएक्शन लिखनी है तो वो भी बैलेंस होनी चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट इज इक्वल ऑन द बोथ साइड। RHS और LHS दोनों तरफ आपको इक्वल चाहिए, इसलिए हमें बैलेंस करनी है। अब यहाँ पे देखो, व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए हमको बैलेंस करनी पड़ती है। द टोटल रिएक्टेंट मास शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सब चीजें सीख ली, आगे बढ़ते हैं। बेटा कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आपका। ओहो ये क्या जल रहा, देखो इधर, लुक एट दिस, बस देखो दोबारा करते हैं, जस्ट लुक एट दिस, ये कुछ ऐसा रिबन टाइप का है, ये बर्न होना है और बर्न करते करते फ्लेम गोज ऑफ। लेकिन जो फ्लेम थी वो आपने नोटिस करा होगा, एकदम बहुत वाइट डैजलिंग फ्लेम थी। तो सबसे पहली बात, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है 1.1, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटू सा रिएक्शन, छोटू सा एक्सपेरिमेंट, लेकिन क्वेश्चन हर साल आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब देखो यहां से इसके केमिकल इक्वेशन, अब देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिखते हैं चलो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। समझ में आ गया। देखो जब तक मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जैसे आयरन के ऊपर जंग लग जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही समझ लो। ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके इस पे भी जंग लग गया, ये भी रस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो लेयर है बेटा, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है और इसको बर्न नहीं करने देती। जब कभी भी आपने अपने लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपके टीचर ने सबसे पहले सैंड पेपर से उसको रब किया होगा, क्लीन किया होगा, उसके बाद ही बर्न किया होगा। ओके, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर एज अ प्रोटेक्टिव
लेयर काम करती है। नेक्स्ट देखेंगे आप, जैसे ही आप उसको बर्न करोगे ये वाइट डेजलिंग फ्लेम में बर्न होगा, एकदम ब्राइट लाइट आपको नजर आएगी। इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस वेयर करके रखो। ये वाले नहीं, नॉर्मल वाले आपको सन ग्लासेस टाइप के वेयर करके रखने हैं, ताकि इसकी जो लाइट है आपके आईज में ना पड़े। और आपके आईज क्या, आपको पता है ना, आप धूप से आते हो, बहुत ब्राइट लाइट से आते हो, जैसे रूम में एंटर होते हो तो आपको दिखता नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए आपको दिखना बंद हो जाता है, इसलिए आपको सन ग्लासेस यूज करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे आप, जब ये बर्न हो जाएगा उसके बाद आपको व्हाइट कलर की ऐश मिलेगी। क्या मिलेगा बेटा? व्हाइट कलर की ऐश मिलेगी। ये व्हाइट ऐश कुछ नहीं है, ये क्या है बेटा? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो बर्निंग हो रही है, और लास्ट में जो आपको ऐश मिलेगा दैट इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसको चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट करने के बाद इसमें वाटर डिजोल्व करके पीएच टेस्ट करके देखना। क्या करके देखना बेटा? पीएच टेस्ट करोगे तो पीएच टेस्ट में देखोगे कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न हो जा रहा है। रेड लिटमस पेपर किस में टर्न हो जा रहा है? ब्लू में टर्न हो जा रहा है, जिससे ये बताता है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, यहां से असली जंग शुरू है, यही है चैप्टर, यहीं से पढ़ना है सब कुछ। टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी है? सबसे पहला क्या है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? यहां देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है। कितने भी रिएक्टेंट ले आओ बेटा, कितने भी रिएक्टेंट ले आओ, ए ले आओ, बी ले आओ, सी ले आओ, डी ले आओ, मिलके बनाएंगे क्या? एक ही प्रोडक्ट। मिलके बनाएंगे क्या बेटा? एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सारे रिएक्टेंट्स मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक हो गया? यहां पे क्या हो रहा है बेटा? आपकी हीट रिलीज होगी। यहां पे क्या होगा बेटा? आपका हीट रिलीज होगी। तो ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्या है बेटा? ये आपका एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है तोड़ देना। जैसे आपकी मम्मी आपको चटका देती है ना कभी कभी, जब उन्हें गुस्सा आता है तो आप बहुत तंग करते हो। ठीक है, जब आपकी मम्मी आपको चटकाती हैं तो क्या करती है? खूब जोर जोर से आपको मारती हैं, कुछ होती है। आप मारती हैं जब आपकी मम्मी, तो उसमें क्या लग रहा है? एनर्जी लग रही है। उसमें क्या लग रहा है? एनर्जी लग रही है। और आपका गाल कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। वहां की एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुई ना, आपका गाल कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। क्या होगा? कोई भी एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप किसी चीज को तोड़ोगे तो बेटा एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी, और इसको क्या बोलोगे आप? एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी लगती है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? नाम से ही क्लियर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जो चीज जहां थी वहां से उसको हटा के दूसरा प्लेस मिला, उसे क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैं समझा देती हूँ, आगे बहुत डिटेल में पीपीटीज में दे रखा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो मतलब रिएक्टेंट्स की जो प्लेसेस हैं वो ट्वाइस चेंज होती हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं। सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इन सच रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। बस ये याद कर लो इतना सा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। मैम ने बताया ना अभी आपको, टू और मोर रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो आप सी, ये एक बीकर है। इस बीकर के अंदर यू कैन सी दिस इज वाटर एंड दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। CaO को मैम ने दूसरा नाम क्या बताया था बेटा? आपका दूसरा नाम है इसका क्विक लाइम। क्या है बेटा आपका? ऐसा करके पूछ भी लेते हैं तो इनको याद रखना, क्विक लाइम। अब क्विक लाइम में आप क्या करोगे? वाटर ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? वाटर। दो रिएक्टेंट्स मिल गए आपको,
पहला क्विक लाइम, दूसरा वाटर। उसके बाद क्या बन जाएगा आपका, उसका बाद बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हीट आपकी रिलीज होगी। मैम ने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट रिलीज होगी, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका यूज पूछ लेते हैं कहाँ काम आ रहा है, तो ये भाई सीमेंट फॉर्मेशन में काम आता है। ये किस में काम आता है, सीमेंट फॉर्मेशन। याद कर लेना, एग्जाम में पूछते हैं वन लाइनर्स में, सीमेंट फॉर्मेशन में काम आता है। दूसरा अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करोगे तो ये किस में काम आता है बेटा, आपका व्हाइट वॉश। किस में काम आता है, व्हाइट वॉश में। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या भी बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा एक्टिव रहो। और दूसरा देखो, अभी तक जो भी डाउट आ रहा है आप फ्रीली कमेंट्स में बता सकते हो। ये जो नोट्स है मैं ड्रीमर्स के ऐप में क्या करूंगी, अपलोड भी कर दूंगी ताकि आपको ये पीपीटी मिल जाए। ठीक है, इसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि बहुत एनिमेटेड फॉर्म में बना रखी है तो ईजी भी रहेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, ड्रीमर्स के ऐप पे अपलोड कर दूंगी। उसके बाद देखो, ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्टेंट्स ने मिलकर क्या करा बेटा, एक सिंगल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करा। ठीक है, और ये कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। मैम ने अभी चेंज इन टेम्परेचर में भी आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, जब कभी भी आप क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो बहुत विग्रस रिएक्शन होती है, और विग्रस रिएक्शन होने के कारण बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज होती है। अच्छा, आपको एक साथ सारा चूना नहीं छोड़ना चाहिए। आपने कहीं देखा होगा बेटा, जब हमारे टाइम पे घर पे होता था ना वाइट वॉश, तो वो अंकल जो होते थे पेंटर भैया, वो क्या करते थे, पानी लेते थे, उसमें धीरे धीरे करके डालते थे ये चूना क्विक लाइम, और ऐसे ऐसे स्टर करते रहते थे, फिर डालते थे, फिर स्टर करते रहते थे। तो क्यों, क्योंकि एकदम से फिर ज़्यादा हीट रिलीज हो जाती है। ओके, तो ये भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे, सी नेक्स्ट इज अगेन सम ऑफ द रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इधर देखो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये सेम हो गया। इधर देखो, ऑब्जर्विंग द अबव टू इक्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अबव रिएक्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई वाटर इज एडेड स्लोली इनटू द क्विक लाइम। मैंने अभी अभी बताया, बिकॉज ये बहुत विग्रस रिएक्शन होती है तो, और हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, इसीलिए आपको स्लोली ऐड करना चाहिए। Name the substance that gives the shiny appearance on the wall. Name the substance that gives the shiny appearance on the wall. अब यहाँ पे एक और रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, जो कि क्या है बेटा, इसके आगे की रिएक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पेंट करके 2-4 दिन छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा बेटा, आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। CO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, क्या बनेगा आपका, CaCO3। क्या बनेगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये आपको क्या देता है, शाइनी अपीयरेंस देता है। क्या देता है बेटा, शाइनी अपीयरेंस देता है। और लास्ट में आपका क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका देखो, नेम द सब्सटेंस दैट इज नेम द सब्सटेंस दैट गिव द शाइनी अपीयरेंस ऑन द वॉल, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये पेंट होने के बाद फिर आप देखोगे ना, बड़े खुश होते हैं सब। पहले तो वैसे गीला गीला सा रहता है, ठीक है, ऐसे डल सा लगता है। कुछ दिनों बाद अच्छा सा ना, जब सूखता है प्रॉपर तरीके से, CO2 के साथ रिएक्ट करता है, तब हल्का बहुत शाइनी अपीयरेंस देता है, लगता है कि हाँ घर में व्हाइट वॉश हुआ है। बड़े खुश होते थे पहले के लोग तो ऐसे ही। अब तो पता नहीं डिफरेंट काइंड्स के पेंट्स आ गए हैं, वो तब भी सेटिस्फाइड नहीं होते। हमारा जमाना अच्छा था भाई। ठीक है, उसके बाद देखोगे, नेम द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सीमेंट। नेम द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द सीमेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा तेज नहीं बता रही हूँ, वन शॉर्ट वीडियो है बेटा, लास्ट तक देखना। और आराम आराम से मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए,
ज़्यादा हासिल नहीं करनी है हमने, हमने सिर्फ कंप्लीट करने के लिए नहीं करना है, हमें एक्चुअली इसको समझना है। सॉरी। एग्जाम्पल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके एनसीईआरटी के ही हैं सारे के सारे, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या चीज नोटिस करते हैं बेटा, सबसे पहले हम नोटिस करते हैं रिएक्टेंट्स चाहे कितने भी हैं लेकिन प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, एक ही। प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, देखो एरो के बाद देखो, क्या एक ही एक प्रोडक्ट मिल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो 2H2 + O2, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्या, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यस। यहाँ पे बन जाएगा आपका वाटर। उसके बाद देखो सोडियम + क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, ओके। उसके बाद देखो कार्बन + ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन हमने देख ली, ये रिएक्शन ऑलरेडी देख ली है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन + हाइड्रोजन बन जाएगा आपका अमोनिया, ओके। सो ये आपकी एनसीईआरटी के हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो बेटा, एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीटेडली, ठीक है। आते ही रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, बैलेंस करने के लिए भी आ सकते हैं, ऑल्दो ये बहुत इजी है, बट आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। कैसे पता लगेगा कि मैम देखो यहाँ पे तो हमको 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स दिख रहे थे लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट दिख रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बहुत सिंपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, खत्म। दिमाग से भी खत्म करो, ऐसा मत सोचो कि भाई अभी इसको बैठ कर रिवाइज करूंगा, करना रिविजन, लेकिन आपके दिमाग में अभी के अभी ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम ऑलरेडी कॉम्बिनेशन डन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं सी, ओके। अभी अभी मैम ने बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो वाटर एंड एसिड रिएक्ट करते हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि पानी में एसिड को डालना है कि एसिड में पानी को डालना है, किस में किसको डालना है बेटा। और अगर आप एसिड और वाटर, एसिड को डाइल्यूट करते हो ना वाटर के साथ, तो भी हीट रिलीज होती है, तो भी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद कैंप फायर, भाई लकड़ी जलाओगे फॉर श्योर, आपको ये तो सबको पता है कि हीट रिलीज होगी। न्यूक्लियर फ्यूजन, बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, हाईली हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद क्या, फ्रीजिंग ऑफ अ वाटर इनटू द आइस, पानी को आप फ्रीज करोगे आइस में, अगेन हीट रिलीज हो जाएगी और वो फ्रीज हो जाएगा। रस्टिंग, रस्टिंग आयरन के साथ, आयरन और ऑक्सीजन, अभी जैसे मैग्नीशियम का बताया ना मैंने आपको, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वैसे ही आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, इसमें भी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है सी, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, कोई भी नेचुरल गैस बर्न करोगे आप तो उसमें भी आपकी क्या होगी, हीट रिलीज होगी। भाई आप देखो ना, एलपीजी वगैरह हो गई, उसके बाद सीएनजी वगैरह हो गई, उसको आप बर्न करते हो तो हीट रिलीज होती है। उसके बाद देखो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब बेटा बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, बायोलॉजी के लेक्चर में मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बता दूंगी। फिलहाल के लिए आप ये समझो, आपकी बॉडी में जो भी फूड डाइजेस्ट होके बना है दैट इज द ग्लूकोज सिंपल फॉर्म, उसको आप जब बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपके क्या होगी, एनर्जी और हीट रिलीज होगी, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ये बायोलॉजी में कंप्लीट करेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल इनटू अ कंपोस्ट, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, चाहे तो आप एनसीईआरटी से मैच कर लेना, कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल इनटू अ कंपोस्ट, कंपोस्ट के अंदर आप देखोगे वेजिटेबल के छिलके डाल दिए, जो खाना बच गया वो सब चीजें डाल दिया, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, उसमें भी हीट रिलीज होती है, ओके। तो अगर इस तरह से एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ लिया जाए तो यू शुड नो कि दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनसीईआरटी को बिल्कुल समराइज्ड कर दिया, इंपॉर्टेंट लाइन उठा के पीपीटीज बनाई है बेटा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आ गया आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मैम ने ऑलरेडी बताया डीकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत बच्चों को टफ लगता है, बहुत इजी है, लेकिन क्या है बेटा, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रिएक्शंस है ना वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये 3 तरह से हो सकती है। मैम ने बताया अभी अभी कि कोई एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है 2 and more में। अगर आप किसी भी चीज को तोड़ोगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपकी मम्मी आपको तोड़ रही है, मार रही है, तो उनकी एनर्जी लग रही है ना, उसमें उनकी एनर्जी लग रही है। तो जब एनर्जी लग रही है तभी तो आपको चोट लग रही है ना, तभी तो आप टूट रहे हो। तो यहाँ पे देखो थर्मल 3 तरीके से एनर्जी लग सकती है। या तो मम्मी आपको गर्म चिमटा लगा सकती है, गर्म चिमटा लगाने से मैम मम्मी की एनर्जी कहाँ लगी,
वो तो, लेकिन आप वो हीट कहाँ से ली, फ्यूल से तो ली, गर्म करने में एनर्जी तो लगी उस चिमटे को। तो थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि जब हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी दे के किसी को तोड़ा जा रहा है तब आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लास्ट में आ जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जब लाइट पड़ रही है किसी चीज पे और वो ब्रेक डाउन हो रहा है तब आप उसे बोलोगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तीनों चीजें क्लियर है? तीनों से रिलेटेड एक एक एक्टिविटी दे रखी है और तीनों एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी वो एक्टिविटीज क्या है। ठीक है बेटा, लेट्स सी कि वो एक्टिविटीज क्या है। पहली देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब आप मेरे को अभी कमेंट में बता दो कि भाई इसमें क्या लगने वाला है। इसमें ओ मैम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, आंसर दिखा के क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, आप देखो बेटा, इन सच रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट, इन सच रिएक्शन अ सिंगल रिएक्शन रिएक्टेंट इज ब्रोकन फ्रॉम टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स, टू 4 और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स। बेटा यहाँ पे एक बार रिएक्शन को देखो ध्यान से, फटाफट देखो, स्क्रीनशॉट ले लो और देखो कि एनसीईआरटी में ये है या नहीं है। यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आया है, गो थ्रू करो इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे सबसे पहले आप इसमें देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो FeSO4.7H2O। ये एनहाइड्रस है कि हाइड्रस है? एनहाइड्रस और हाइड्रस का मतलब मैं पहले आपको बता देती हूँ। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी नहीं है, हाइड्रस का मतलब है जिसमें पानी है। ठीक है, तो ये एनहाइड्रस है कि हाइड्रस है? क्या आपको फेरिक सल्फेट के साथ वाटर का मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, वो भी कंबाइंड फॉर्म में? यस मैम। तो ये क्या है बेटा, हाइड्रस। ये क्या है बेटा आपका, हाइड्रस। उसके बाद आप देखोगे यहां पे आपने क्या करा, हीट दी। भाई किसी भी चीज में पानी है ना, अब सब्जी है ज्यादा पानी पड़ गया तो मम्मी क्या करेगी, गैस ऑन करेगी, पानी सुखा देगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर वाटर है, इसको हीट दोगे, अब बन गया आपका फेरिक ऑक्साइड, वो भी एनहाइड्रस। उसके बाद आपका क्या मिल गई, गैसेस मिल गई, और अगेन आपका जो वाटर है वो रिमूव हो गया, वेपर की फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में रिमूव हो गया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स हैं। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसे नहीं कि एकदम बिल्कुल जैसे परफ्यूम ऐसे सूंघ रहे, ऐसे मत सूंघ लेना बेटा, नाक में इतनी इरिटेशन हो जाएगी ना तुमको, दिमाग में चढ़ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे जब कभी भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना, आप इसको मैच स्टिक जब जलाते हैं तो जैसे मैच स्टिक जलती है कभी कभी आपकी नाक में एकदम धुआं नहीं चढ़ जाता, बिल्कुल वैसी स्मेल आती है। बिल्कुल वैसी स्मेल आती है। तो एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत ध्यान देना है कि आपको डायरेक्ट स्मेल नहीं करना उसको, बल्कि दूर से ऐसे ऐसे करके स्मेल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखोगे FeSO4 अब किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक सल्फेट को अगर आप हीट करोगे, फेरिक सल्फेट को आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा आपको, फेरिक ऑक्साइड। रुको एक सेकेंड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो कलर में चेंज आएगा वो क्या आएगा बेटा, कलर चेंजेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट का जो कलर रहने वाला है वो होगा ग्रीन, और जो फेरिक ऑक्साइड का कलर रहने वाला है वो रहने वाला आपका रेडिश। तो यहाँ पे लिख लो, ये ग्रीन कलर का होता है और ये रेड कलर का होता है, और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगेन द गैसेस आर रिलीज्ड। और ये जो देखो, ये एक प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है बेटा, इसने बर्न किया, बर्न करने के बाद फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उसको क्या करा, इसने बर्न किया। बर्न करने के बाद जो भी वेफिंग यानी कि जो वेपर्स आ रहे थे उसको ये इस तरीके से स्मेल कर रही है, ऐसे ऐसे करके, डायरेक्ट स्मेल नहीं कर रही। ठीक है, तो ये है आपका एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। ये आपका क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी से है। ठीक है, उसके बाद अगर उसके बाद देखो बेटा, आप कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने इससे पहले वाली रिएक्शन देखी थी, इससे पहले वाली रिएक्शन देखी थी CaCO3, ये कैसे, अब देखो CaCO3 आपका कैसे बन रहा था। पहले आपने क्या करा, क्विक लैम लिया,
क्विकलाइम में वाटर डाला, वाटर डालने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने छोड़ दिया थोड़ी देर, फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या ये भी डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है? यस मैम, ये भी डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। वन रिएक्टेंट को हमने तोड़ा और क्या मिल गया हमको, प्रोडक्ट मिल गए 2 या 2 से ज्यादा, हाँ अरे 2, ओके। CO2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। CO2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। समझ में आया? NCERT का ही है। उसके बाद बताओ नेक्स्ट अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट विद अ डिफरेंट मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी ध्यान से देखना। एक्टिविटी 1.7 ऑफ योर बुक, एक्टिविटी 1.7। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ध्यान देना, ध्यान देना, एक सेकेंड। ध्यान देना बेटा इसमें ना, इसको गो थ्रू करो एक बार, देन सी। चलो बेटा, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, नाउ वी आर ब्रेकिंग डाउन द वाटर। अभी हमने क्या करा था, कॉम्बिनेशन में पानी बनाया था, पानी को तोड़ देते हैं। तोड़ देंगे भाई कैसे, विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी। यहां देखो, ये एनोड है इसका, और एनोड कैसे एंड होता है बेटा, पॉजिटिव। ये है कैथोड, कैथोड कैसे एंड होता है, नेगेटिव। ये सबको पता होगा, बट फिर भी देखो ध्यान से। हमने क्या करा, यहाँ पे एक ग्रेफाइट का रॉड लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ग्रेफाइट का रॉड लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करके क्या होगा, अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही क्या होने वाला होगा, ये पानी टूटना शुरू हो जाएगा, और टूटेगा तो भाई ऑब्वियसली क्या निकलेगी, गैसेस। क्या निकलेगी, गैस। पानी बना कैसा था बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो गैस निकलनी हो चाहिए वो भी कौन सी होनी चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट कहाँ मैम, कौन से वाले पार्ट पे हाइड्रोजन और कौन से वाले पार्ट पे ऑक्सीजन? तो आप ध्यान से देखोगे हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अब मुझे बताओ, क्या नेगेटिव वाला नेगेटिव की तरफ को ही जाएगा? नो मैम, पॉजिटिव वाला कहाँ आएगा बेटा, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव वाला कहाँ आएगा बेटा, आपका एनोड की तरफ। नेगेटिव वाला कहाँ आएगा, आपका एनोड। विच मीन्स कि आपके एनोड पे आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और कैथोड पे बेटा आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई, सिंपल है। इतने क्वेश्चन तो पूछता है, बट अब ये पूछने लगा है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या है और मास ऑफ गैसेस क्या है। वॉल्यूम ऑफ गैस भी पूछ चुका है, बट अब मास ऑफ गैसेस भी पूछ सकता है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या, कितने कितने वॉल्यूम में गैसेस रिलीज हो रही है। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या क्या रेशियो का रिलेशन रहने वाला है, 2:1, 2:1। यहां देखो, वॉल्यूम पे देखेंगे ना, अगर यहाँ पे इतना ही वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस बन रही है तो इसके कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा है ना स्पेस, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस इसके कंपैरिजन में ट्वाइस बन रही है, इसके कंपैरिजन में ट्वाइस बन रही है। तो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्मिंग ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन। जितनी ऑक्सीजन बन रही है उससे 2 गुना हमारी क्या बन रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस बन रही है। विच इज वेरी क्लियर टू यू ना। मासेस ऑफ गैस, मासेस ऑफ गैस, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का 8, तो क्या रहने वाला है भाई इनका रेशियो, 1:8। याद रहेगा, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया मैंने, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ लिख दिया है, पीछे लॉजिक भी बताया। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सीधा डायग्राम उठा के देते हैं और क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कैसा क्वेश्चन आता है। बर्निंग ऑफ कैंडल गिव्स द पॉप साउंड नियर द कैथोड। अभी अभी मैं आपने बताया, जहां जहां हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वहां वहां पॉपिंग साउंड आएगा। वहां वहां कैसा साउंड आएगा बेटा,
पॉपिंग साउंड आएगा। तो भाई हाइड्रोजन कहाँ रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन रिलीज हो रही है आपकी कैथोड पे, और कैथोड पे जैसे ही आप क्या करोगे, कोई मैच स्टिक या इंसेंस स्टिक लेके जाओगे, वहां पे पॉप साउंड सुनाई देगी आपको, ठीक है, ये क्रैकलिंग साउंड आएगी। कैंडल बर्न्स ब्राइटली नियर एनोड, जैसे ही आप एनोड के पास जाओगे कैंडल और ब्राइटली ग्लो करने लगेगी। क्यों? ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। बेटा सी, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। भाई कंबशन को सपोर्ट करती है, खुद क्या होती है, खुद बर्न नहीं होती, सपोर्ट करती है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है बेटा, एक इन्फ्लेमेबल है, ये खुद कंबस्ट होती है, कंबस्टिबल गैस है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसको एक बार दोबारा से देख लो बेटा, फटाफट इसको देख लो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहे, क्या क्या चीजें लिखी हुई है। आगे देखते हैं आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। और ये पेपर उठा के देख लेना, 2025 का क्वेश्चन है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखते हैं क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सी, अमृता इलेक्ट्रोलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर, पहला ही पॉइंट जो नोट डाउन करने का, एग्जाम में ऐसा ही होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। जैसे ही आपने पढ़ा कि उसने क्या दिया, उसने कंडीशन दे दी, पानी कैसा है, पानी है डिस्टिल्ड, पानी कैसा है डिस्टिल्ड। गड़बड़ तो यहीं से शुरू हो गई, अमृता ने गड़बड़ यहीं से शुरू कर दी। आगे देखते हैं। उसके बाद भाई एक्सपेक्टेशन, ये तो वही बात हो गई, करना धरना कुछ है नहीं, एक्सपेक्टेशन पूरी रखनी है। ठीक है, 2 गैसेस टू बी इवॉल्व्ड एट, उसको एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 2 गैसेस रिवॉल्व होगी, एक तो एनोड पे दूसरा कैथोड पे। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी एनोड पे कॉन्जुगेट और कैथोड पे। उसने भी यही सोचा, लेकिन उसने गलती क्या करी, उसने उठाया डिस्टिल्ड वाटर। क्या उठाया? डिस्टिल्ड वाटर। जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो यहीं पे क्वेश्चन समझ जाएंगे क्या पूछने वाला है। उसको फिर अचानक से याद आया कि भाई एक्सपेक्टेशन रखनी बुरी बात है, खुद भी कर्म करने पड़ते हैं। द बल्ब डिड नॉट ग्लो, उसने देखा कि जो बल्ब उसने सर्किट से कनेक्ट करा था वो ग्लो नहीं किया, एंड शी यूज्ड द डिस्टिल्ड वाटर, बिकॉज उसने क्या यूज किया था, डिस्टिल्ड। एकदम सर्किट की बत्ती नहीं जली, लेकिन अमृता के दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई कि भाई ओ, बल्ब इसलिए ग्लो नहीं करा क्योंकि मैंने तो क्या यूज कर लिया, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर यूज कर लिया। यहां पे बल्ब ग्लो नहीं किया। ये है आपका डिस्टिल्ड वाटर। अब देखो क्वेश्चन क्या है। आफ्टर द रियलाइजेशन, जैसे ही उसके दिमाग की बत्ती जली, उसने कुछ तो सब्सटेंस ऐड करा। देखो यही पॉइंट होते हैं अंडरलाइन करने के, यही पॉइंट होते हैं। उसने कुछ सब्सटेंस एडेड करा डिस्टिल्ड वाटर में, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसकी वजह से होने लग गया, पानी टूटने लग गया। नाउ लिसन टू मी, which gas she was expecting, अभी ऊपर पूछा था ना एनोड और कैथोड पे, which gas she was expecting to form at the anode and cathode respectively। तो बेटा बच्चे ना यहाँ पे भी बहुत गड़बड़ करते हैं। रिस्पेक्टिवली जैसे ही दे दिया ना आपको, या तो आप सीधे सीधे मेंशन करो, देखो मैं ये भी बताऊंगी एग्जाम में लिखते कैसे, या तो आप सीधे मेंशन करो एनोड कैथोड। ठीक है, कर दिया। अब एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, ऑक्सीजन, कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन। या तो आप इसी मैनर में लिखो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिख दिया, आंसर आपका गलत हो जाएगा, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग हेयर लाइक दिस। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपने ऐसे लिख दिया टाइम बचाने के चक्कर में, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए देखना रिस्पेक्टिवली कैसे पूछा है, पहले क्या पूछा है बाद में क्या पूछा है। ओके, उसके बाद देखो, व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो एंड अमृता पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डिस्टिल्ड वाटर। भाई सीधी सी बात है, डिस्टिल्ड वाटर को आप प्योर वाटर में कोई भी आपके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है जिससे वो फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट डिस्टिल्ड वाटर से फ्लो नहीं करता क्योंकि उसके अंदर कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसने क्या ऐड करा, कोई भी सॉल्ट ऐड कर दे उसके अंदर, जैसे वो कोई भी सॉल्ट ऐड करेगी वाटर क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, इम्प्योर होगा उसके बाद उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो बोर्ड का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से देखना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन भी है इफ,
ठीक है, से दैट ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या हमने इसमें कोई रामायण लिखी? नहीं, हमने पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा। भाई देखो, 2 शब्दों में ये खत्म हो गया, 1 लाइन में ये खत्म हो गया और 1 लाइन में ये खत्म हो गया। लेकिन कुछ बच्चे पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर गए, अमृता पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डिस्टिल्ड वाटर। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, टाइम बताओ, बचाओ। कोई भी कॉपी चेकिंग करेगा उसको नहीं चाहिए, आप अपना आराम से टाइम बचाओ। ठीक है, इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट। सो बेटा नेक्स्ट आपका क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट कौन सा टाइप का है? इट्स अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज टूटने वाली है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी फॉर्म क्या रहने वाली है? लाइट रहने वाली है। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या है आपकी? कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। सिल्वर क्लोराइड क्या है बेटा आपका? ग्रे हो जाएगा जैसे ही वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा? टूट जाएगा। टूटेगा किस में? सिल्वर में और क्लोराइड में। किस में टूटेगा? सिल्वर में और क्लोराइड में टूटेगा। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। AgCl गिव्स यू लाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2। बैलेंस करते हैं, 2 क्लोरीन यहाँ पे है तो 2 लगा देंगे, और यहाँ पे 2 Ag है तो फिर यहाँ पे भी क्या होंगे? 2 Ag यानी कि सिल्वर होंगे। हो गई बैलेंस। इसके अलावा एक और दे रखा है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। एनसीईआरटी में ही दे रखा है बेटा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा बेटा? Ag प्लस Br2। हो गई बैलेंस। ठीक है, Ag प्लस Br2। अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या होगा बेटा? ये यूज कहाँ पे हो रही है? यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, बस ये 2 रिएक्शन है जो आपके इंपॉर्टेंट है। अब आप किसका देखना है? इसका यूज देखना है। ये यूज होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है बेटा, देखो ज्यादा रायता ना फैलाते हुए, ज़्यादा चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट ना करते हुए, ठीक है, सिंपल से फॉर्म में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये 2 रिएक्शन है, इसका यूज़ है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। अगर आपको इस फॉर्म में भी दे दिया है कि आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, आपको बाय नेम दे दिया, आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, तो आपको आना चाहिए कि भाई सिल्वर क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को कैसे लिखते हैं, और सोडियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसी की ही आपको प्रैक्टिस करनी है पूरे चैप्टर में। और कुल मिला के 15 रिएक्शंस भी नहीं है बेटा, इन्हीं 15 रिएक्शन में से घूमता ही रहेगा क्वेश्चन। तो आपको बस ये 15 रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं, सी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लेना। कोई भी ट्रिक्स लगाओगे, दुनिया भर के ट्रिक्स हैं यूट्यूब पे, ठीक है, मैं आपको ट्रिक्स नहीं बता रही कि इसको ऐसे करके याद कर लो, अलग अलग से ट्रिक्स होती है ना। आपको जो भी ट्रिक्स ऑलरेडी आपने याद कर रखी होगी, जो भी आपको बेस्ट सूटेबल लगती है, जो अच्छे से आपको याद हो जाती है, उसको लर्न कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे हाईली रिएक्टिव होगा और यहाँ पे क्या होगा? सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गया। सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गया। इसी के बेसिस पे आपकी जो इक्वेशंस है वो कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। ठीक है, आपकी जो इक्वेशंस है वो कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? इन सच रिएक्शन मोर रिएक्टिव, अभी बोला ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कुछ नहीं है, एक कंपाउंड में जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लीस्ट रिएक्टिव को एलिमिनेट कर देगा। भाई ऐसा ही होता भी आता है, ऐसा ही होता भी आता है कि भाई जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो वीकर सेक्शन को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ऐसा ही केमिस्ट्री में भी है। जब कभी भी आप रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करोगे, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लीस्ट वाले को रिमूव कर देगा, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर? क्या हम ये पहले देख चुके हैं? बैलेंस करते टाइम मैम ने आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करो। व्हाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट? ये भी याद कर लेना भाई, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू होता है। ठीक है, मैंने बोला ना कलर से भी पूछ लेते हैं कि इसका कलर क्या होता है। ब्लू कलर ऑफ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। ये कैसा हो जाएगा भाई? फेड हो जाएगा। हमने लिखी थी कोई रिएक्शन, याद आ रही है आपको? आयरन और कॉपर सल्फेट, इतनी लिख दी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आयरन में और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? यहां से देख लेते हैं। आयरन की पोजीशन ऊपर है,
इधर देखो, आयरन की पोजीशन ऊपर है और कॉपर की पोजीशन नीचे है, यानी कि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। मैम ने वो कड़े वाली बात बताई थी ना, मेले से लेके आते थे, ठीक है। तो आयरन क्या है आपका, ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। हटाओ फिर इसको, ये हो गया। चलो तुम आ जाओ इधर, CO। अब Fe और SO4, अब इसका कलर कैसा हो जाता है, फेड हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, फेड हो जाता है। सिंपल है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। और ये है आपका जो एनसीईआरटी में एक्टिविटी में डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है, वो ये रहा। सी, आयरन नेल है, उसने क्या करा, CuSO4 का सोल्यूशन में से कॉपर की लेयर अपने ऊपर चढ़ा ली, और बाद में आपका जो सोल्यूशन का कलर है वो कैसा हो गया बेटा, फेड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप, अच्छा इसमें से ना इस तरीके से भी क्वेश्चन, इस तरीके से भी रिएक्शन पूछी जाती है। मैं एक रिएक्शन आपको लिख के देती हूँ, ठीक है, आप मुझे बताना। ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये बताना आप। ये रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। एक और लिखते हैं, इस रिएक्शन को भी देखो एक बार, इस रिएक्शन को भी देखो कि यहाँ पे रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यूं ही नहीं लिखाई थी, इसका यूज करेंगे पूरा। कॉपर का प्लेस क्या है, नीचे, और यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लेस क्या है, कॉपर से ऊपर। तो क्या कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा उसके सोल्यूशन से? तो आंसर इज नो रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। इधर देखो, आपको ऐसे करके बना के देखेगा, जो बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा, जिसने ज्यादा ध्यान नहीं देगा, उसको पता होगा कि भाई ये वाले में जो SO4 वाले होते हैं उसमें से रिप्लेस करना होता है, वो CuSO4 कर देगा और PB को अलग कर देगा। ऐसा ही करेंगे बच्चे जिन्होंने नहीं समझा होगा ठीक से। यहाँ पे देखो, कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, और आपका लीड क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यहाँ पे ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो बेटा इस चीज को भी बहुत अच्छे से देख लेना, रिएक्टिविटी लर्न करने का यही यूज है, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। ओके, नेक्स्ट इधर देखो। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक क्वेश्चन है, ये भी बेटा 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हाँ, एन आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब। आयरन नेल है, पहले टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं। ईच ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब आयरन नेल डाला गया, ओके, कंटेनिंग द एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, दोनों में क्या है भैया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, CuSO4 है। आगे देखें, फिर उसके बाद क्या है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट रिस्पेक्टिवली। एक में CuSO4 है और दूसरे में क्या है भाई, सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो आपको करेक्ट लग रही है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखो फटाफट। सी, in a test tube P, iron nail is coated with blue coating and इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, and there is no reaction। यहाँ पे B ऑप्शन देखेंगे, iron nail is coated with the brown coating। बट ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा, इतना तो ठीक लग रहा है कि आयरन नेल जो है वो ब्राउन कोट हो जाएगा, इतना ठीक है। आगे देखते हैं, इन टेस्ट ट्यूब P सिल्वर कोटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब Q। क्या है भाई, टेस्ट ट्यूब P में आपका क्या रहने वाला है, सिल्वर कोटिंग रहने वाला है। ठीक है, आयरन डालेंगे और सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी उसके ऊपर। देखते हैं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम। देयर इज नो रिएक्शन, ये तो ऐसा कोई केस ही नहीं है नो रिएक्शन वाला। देयर इज नो रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब P। टेस्ट ट्यूब P में तो हो रहा है ना, CuSO4 को आयरन तो रिप्लेस कर ही रहा था, अभी अभी देखा हमने। ठीक है, सिल्वर कोटिंग ऑन द आयरन नेल इज सीन इन टेस्ट ट्यूब Q। सिल्वर कोटिंग आयरन नेल पे दिखी जाएगी, Q वाले पे भी। तो अब देखो, क्या सबसे नीचे आपका क्या था, Ag और Au था, लीड आपका क्या था बेटा, ऊपर था, PbSO4। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट है ना, ओके ओके। हाँ, AgNO3 है, तो ये इसका जो प्लेस था AgNO3 का, आपको दिख नहीं रहा, AgNO3 का जो प्लेस था आपका वो क्या था, नीचे था रिएक्टिविटी सीरीज में। लेकिन हमने इसमें क्या डाला है, आयरन डाला है। क्या आयरन ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से?
यस मैम, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि आयरन नेल जो कोट है वो ब्राउन कोटिंग होगी उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब पी में, क्योंकि आपको पता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है। उसके बाद सिल्वर कोटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब, क्यों क्योंकि AgNO3 के अगर सोल्यूशन में आप आयरन नेल डालोगे तो आयरन नेल को भी क्या करेगा, सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर को वो क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा या रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में बेटा कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरीके से आप साइड में एक माइंड मैप टाइप का रेडी कर लेना। ओके, यहाँ देखो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक आप कोई एक चीज़ को डिस्प्लेस कर रहे थे, अब दो चीज़ें देखना आयनिक फॉर्म में जब आएंगी तो डिस्प्लेस होंगी, कैसे होती है वो देख लेंगे। ये भी बहुत इजी है। ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो ही जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक बार रिएक्शंस देखो आपकी क्या एनसीईआरटी से हैं सारी रिएक्शंस? एनसीईआरटी से हैं बेटा? यस मैम, एनसीईआरटी से तो लग रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी लग रही हैं। चलो देखते हैं। इन सच रिएक्शन टू आयनिक कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, आयनिक कंपाउंड लेंगे, ये याद रखना। सोल्यूशन इन एक्सचेंज देयर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। यहाँ पे क्या होने वाला बेटा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ओके, उसके बाद देखोगे टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब ए है, ए बी के साथ था, अब डी के साथ है। सी किसके साथ था बेटा, डी के साथ था, अब किसके साथ है, बी के साथ है। तो क्या दोनों डिस्प्लेस हो गए आपस में? यस मैम, हो गए। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे AgNO3 और NaCl का। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, Ag कौन सा चार्ज रहेगा, NO3 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना कैसे डिस्प्लेस हो रहा है। ये पॉजिटिव वाला कहाँ जा रहा है, नेगेटिव पे, क्या बन गया आपका AgCl। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला किसके पास आ रहा है, पॉजिटिव, तो क्या बन गया NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर हो गया किस तरीके से डिस्प्लेस हो रहे हैं। दूसरा वाला करके देखें, BaCl2 सोडियम सल्फेट, यहाँ पे बन जाएगा आपका यानी कि बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, यहाँ पे बन जाएगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट देखोगे आप लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका बन जाएगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। ओके, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो आयन का एक्सचेंज हो रहा है, बस आपको ये पता होना चाहिए किस पे पॉजिटिव चार्ज है और किस पे नेगेटिव चार्ज है, उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड में यहां पे देखेंगे इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ बेरियम क्लोराइड, उसके बाद क्या हो रहा है बेटा आपका सोडियम सल्फेट के साथ द एक्वस सोल्यूशन फॉर्म विल बी, यहां पे देखना बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बन, सोडियम सल्फेट, इट्स गिव यू BaSO4 प्लस NaCl, इट गिव्स यू NaCl। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, मैम ने बोला था कि प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सोल्यूशन फॉर्म में है, दोनों क्या है, सोल्यूशन फॉर्म में है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक एग्जांपल दिया था, ये दोनों सोल्यूशन फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, अगर ये एक्सचेंज करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में, ये बनाएगा कि आपका प्रेसिपिटेट और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि एक्वस फॉर्म में कौन सा वाला होगा, एक्वस फॉर्म में कौन सा होगा। तो स्टार्टिंग का याद करो, जब मैं आपको रिएक्शन बैलेंस बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा प्रेसिपिटेट, लेकिन एक्वस फॉर्म में क्या होगा, NaCl। तो देखो दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं और पहला ही बच्चों से गलत कराने के लिए क्या दे रखा है, बेरियम क्लोराइड दे रखा है। तो आपको बहुत ध्यान में रखना है और यहाँ पे क्या करना है बेटा, सोडियम क्लोराइड इसका एक्वस फॉर्म में होगा। अंडरस्टूड?
इजी है. कमिंग टू द नेक्स्ट. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन यानी कि किसी को ऑक्सीजन मिलने वाली है, किसी को ऑक्सीजन मिलने वाली है, लेकिन वहां से क्या होगा? हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा. रिडक्शन का मतलब है कि किसी के पास से तो ऑक्सीजन जाने वाली है, जैसे आपके पापा और आप, जैसे आपके पापा और आप. कैसे होगा कि भाई आपके फादर के पास है मनी, आपके फादर के पास क्या है? मनी है, एंड आप बैठे हो ऐसे ही खाली इंतजार कर रहे हो यार पापा से कैसे रिक्वेस्ट करें पैसे लेने के लिए, कैसे रिक्वेस्ट करें. तो आपने क्या करा? पापा के पास गए, पापा प्लीज़ मेरे को ना असाइनमेंट बनाना है, मेरे को ना 1000 रुपीज़ दे दो. तो पापा बोलेंगे ठीक है बेटा ले लो, क्योंकि उनके पास थे, उनके पास ऑक्सीजन थी. ऑक्सीजन मीन्स उनके पास मनी थे, तभी तो वो आपको दे पाए. और क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो कैपेसिटी थी लेने की, आप एकदम ब्लैंक बैठे हुए हो, तब आपने उनसे पैसे ले लिए. तो सेम वे में जिसके पास ऑक्सीजन होता है और वो डोनेट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो ऑक्सीजन को गेन करता है, जो ऑक्सीजन लेता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, क्योंकि उसके पास है नहीं. यहां पे देखो, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन. यहां पे क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन. तो अब देखो इसको ध्यान से कि क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. यानी कि यहां पे एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं. कॉपर इज देयर एंड ऑक्सीजन. तो कॉपर का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कॉपर के पास ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, कॉपर के पास ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा? रिड्यूस हो गया. यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? रिड्यूस. यहाँ पे देखो CuO, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन. अब यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो कॉपर ने क्या कर दिया बेटा? लूज कर दिया, और हाइड्रोजन ने क्या कर लिया बेटा? गेन कर लिया. जिसने गेन किया उसको आप क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जिसने गेन किया, अब इसने गेन किया ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट. कंफ्यूजन है थोड़ा सा, बट एक बार अच्छे से पढ़ोगे हो जाएगा. ये क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, तो यहां पे लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन. और रिडक्शन किसके पास से जा रहे हैं पैसे? पापा के पास से, यानी कि कॉपर ऑक्साइड. अंडरस्टूड? सेम यहां पे भी है, ZnOC, Zn और CO. बताने की जरूरत है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. लास्ट टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, इसके बाद चैप्टर खत्म. ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए मैंने बहुत प्रिसाइज करके कोशिश करी है फटाफट आपको चीजें एक्सप्लेन करने की. ठीक है, सी कोरोजन एंड रैंसिडिटी. कोरोजन क्या है? इट इज अ डिग्रेडेशन ऑफ अ मेटल. जब कभी भी हम किसी मेटल के डिग्रेड होने की बात करें, देखो यहाँ पे एक की है, आयरन की है, और ये कैसी हो गई? ब्राउनिश रेड कलर की हो गई है. दैट मीन्स इसके ऊपर क्या आ गया बेटा? रस्ट आ गया. ये कोरोड हो गई है, खराब हो गया. अब कोरोजन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो करोड कर सकती है? एक है एयर, मॉइस्चर, एसिड, लीडिंग टू द लॉस ऑफ लस्टर. आपको पता है मेटल आर लस्ट्रस इन नेचर, उन पर शाइन होती है, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उन पर जंग लग जाता है, वो कोरोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी शाइन को खो देते हैं. इनका सरफेस क्या होता है? डिके हो जाता है. एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ एन आयरन, टार्निशिंग ऑफ अ सिल्वर. सिल्वर खराब हो जाता है ना, ब्लैकिश कलर की, ग्रीनिश कलर की कॉपर के ऊपर आ जाती है ऑक्सीडाइजिंग लेयर. तो इस तरीके से. नेक्स्ट आ जाओ आप, रेंसिडिटी. इट इज द स्पॉइलेज ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड. प्लीज याद रखना, रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों डिफरेंट है. यहाँ पे हम फूड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम मेटल की बात कर रहे हैं. आपने देखा होगा, देखो बेटा मैं पैक्ड फूड्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिजर्व्ड होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है और भी प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक रुके रहते हैं. लेकिन एज सुन एज आप आपके घर में कोई चिप्स लेकर आए हो या कोई बिस्किट का पैकेट है, आपने उसे खोलने के बाद रेनी सीजन चल रहा है, ठीक है, आपने ऐसे ही नॉर्मली विदाउट एनी एयर टाइट कंडीशनर उसको रख दिया. विदाउट
एयर टाइट कंटेनर, सॉरी कंडीशनर बोल दिया हमने, एयर टाइट कंटेनर में अगर आप रखोगे तो अलग की बात है, लेकिन अगर आपने उसको ऐसे ही रख दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, वो मॉइस्चर कैप्चर कर लेगा। जैसे ही वो मॉइस्चर कैप्चर करेगा उसमें से क्या होगा, वो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा हो जाएगा, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, उसमें ऑयल की स्मेल आने लगेगी, वो जो ऑयल है वो खराब होने लगेगा। सो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन बाय एयर रिजल्टिंग इन द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। क्या आपको ऐसे खाने को खाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है, तो जितने भी ऑयली फूड होते हैं, फैटी फूड, आप कुछ टाइम बाद अगर चिप्स भी खाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसे बोला जाता है मम्मी इसमें तेल चढ़ गया है। कचौड़ी वगैरह अगर मम्मी बना के रख देती है तो आप बोलोगे मम्मी इसके अंदर तेल चढ़ गया, अब ये खाने में टेस्टी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि उसका ऑयल क्या हो गया है, खराब हो गया है। दैट इज कॉल्ड एज अ रेंसिडिटी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या मेजर्स यूज कर सकते हो जिससे आप रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट कर सकते हो। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, इनको मैं यहाँ तो डिस्कस नहीं करने वाली, ठीक है। बट हम जब आपकी PYQ सीरीज लेकर आएंगे तो उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, जो जो चीज़ें पूछी गई है। सो बेटा हम इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं ना हम PYQ सीरीज में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।